इंग्लिश ग्रामर और स्पोकन का सीरीज में नेक्स्ट लेक्चर हम लोग देखेंगे, लेक्चर नंबर 16। और लेक्चर नंबर 16 में हम लोग देखेंगे फ्यूचर टेंस का सेकेंड फॉर्म है ना, सेकेंड रूप देखेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का ग्रामर को देखेंगे, ट्रांसलेशन रूल और पहचानने का नियम देखेंगे। तो सबसे पहले कौन सा सेंटेंस को है ना, कौन सा सेंटेंस को हम लोग बोलेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आता है, क्या पहचानने का नियम है। कोई भी हिंदी वाक्य का सेंटेंस है, सेंटेंस को हम लोग कैसे कैटेगराइज करेंगे, कैसे कर सकते हैं कि वो हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आता है। तो पहचानने का क्या नियम है, तो पहचानने का नियम है हम लोग किसी भी वाक्य को यदि पहचानना है ना, पहचानने का नियम, यदि किसी भी वाक्य को पहचानना है कि किस आधार पे हम पहचानेंगे कि किस आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आएगा। तो पहचानने का नियम है यदि वाक्य के अंत में रहेगा, रहेगी, रहूंगा है ना, रहूंगा इत्यादि हो, याद रखना है यदि वाक्य के अंत में रहेगा, रहेगी, रहूंगा इत्यादि हो तो उन सभी वाक्य को हम लोग बोल सकते हैं है ना फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आता है ना। उन सभी वाक्यों को हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंदर। जैसे कि मैं खाता रहूंगा है ना, ता रहूंगा भी आ सकता है, लेकिन मेन चीज है ये याद रखना है कि यदि वाक्य के अंत में रहेगा, रहेगी है ना, रहूंगा इत्यादि हो तो हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बोलेंगे। जैसे कि वह जाता रहेगा है ना, वह जाता रहेगा तो वाक्य के अंत में क्या है, रहेगा है ना। वह खेलता रहेगा है ना, वह खेलता रहेगा है ना, तो यहां भी वाक्य के अंत में रहेगा है। मैं मैं पढ़ता रहूंगा, मैं पढ़ता रहूंगा तो यहाँ भी हम लोग देख सकते हैं कि वाक्य के अंत में क्या है, रहूंगा। तो वाक्य के अंत में यदि रहेगा, रहेगी, रहूंगा इत्यादि हो तो हम उन सभी वाक्यों को, इन सभी वाक्यों को हम बोल सकते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आएगा। तो जो बनाने का नियम है, इन सभी सेंटेंस को जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का जो ट्रांसलेशन का रूल होगा, बनाने का नियम होगा, उसी आधार पे इन सभी सेंटेंस का क्या करेंगे, हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। तो याद रखना है। तो यहाँ पर एक चीज और भी है, ये ता भी आता है तो आप बोल सकते हो है ना, आप मॉडिफाई करके आप बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, यदि वाक्य के अंत में ता रहेगा, ती रहेगा, मतलब ता ते ती भी आता है तो आप बोल सकते हो कि यदि वाक्य के अंत में ता ते ती के बाद यदि रहेगा, रहेगी, रहूंगा इत्यादि हो तो भी वह वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में होता है ना। तो कुछ एग्जांपल्स हमने देखा था। अब देखेंगे कि बनाना क्या नियम, बनाने का नियम हमें ये बताता है कि हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का जो सेंटेंस होगा हिंदी में, उसको हम लोग कैसे ट्रांसलेट करेंगे, कैसे उसको हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। तो बनाने का नियम क्या है, तो बनाने का नियम, बनाने का नियम अब हमारा जो टेंस का फॉर्म है, ये हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। जो टेंस है, टेंस का सेकेंड थर्ड लास्ट है, तो टेंस कंप्लीट होने वाला है। और इतने दिन से यदि आप टेंस का वीडियोज यदि देख रहे होंगे तो बनाने का जो नियम है एक ही नियम है ना, हमेशा एक ही नियम है, एक नियम के अलावा और कुछ है ही नहीं है ना। मास्टर फॉर्मूला में क्या हमारा आता है, मास्टर फॉर्मूला में हमारा आता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। यदि आप सजाना सीख गए हो, क्या सजाना सीख गए हो है ना, हिंदी वाक्य में यदि आप सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट या हेल्पिंग वर्ब को आप सजाना सीख गए हो तो ट्रांसलेशन सीख गए हो। लोग बोलते हैं कि, भले ही बोलते हैं कि इंग्लिश बहुत बड़ा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कहीं भी देखोगे तो यही रूल के अलावा और कुछ भी रूल नहीं है, तो एक ही तो रूल है। तो बनाने का नियम में हमारा हो जाएगा। तो अब याद रखना है हर टेंस में हेल्पिंग वर्ब और वर्ब फॉर्म चेंज होता है, तो ये हमारा कंटिन्यूअस टेंस है, इस वजह से हमारा हेल्पिंग वर्ब में यूज होगा शैल है ना, और विल है ना, शैल विल, शैल विल के बाद बी यूज होगा। क्या यूज होगा, याद रखना है हेल्पिंग वर्ब में यूज होगा शैल विल के बाद बी यूज होगा। और जो वर्ब फॉर्म यूज होगा, वर्ब फॉर्म में वी फोर यूज होगा। जिस प्रकार हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी वर्ब फॉर्म में वी फोर यूज हुआ था है ना, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी वर्ब फॉर्म में वी फोर यूज हुआ था, यहाँ भी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में कौन सा फॉर्म यूज होगा, बी फोर यूज होगा। अब हम लोग बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का बनाने का नियम क्या होगा है ना फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के लिए। तो ये मास्टर फॉर्मूला है, मास्टर फॉर्मूला में आप हेल्पिंग वर्ब और वर्ब फॉर्म को रख दीजिए, आपका बनाने का नियम बन जाएगा है ना। तो क्या होगा, सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब में क्या आएगा
सेल, है ना, और विल, और सेल विल के बाद यूज होगा बी, और बी के बाद यूज होगा बिफोर, वर्ब का चौथा रूप, है ना, वर्ब का चौथा रूप। ये बहुत लोग भूल जाते हैं ना, इतना टेंस पढ़ते पढ़ते भूल जाते हैं कि यार बिफोर होगा क्या, है ना। तो बिफोर हम बोल सकते हैं कि V1 के साथ में ING, तो ING फॉर्म को ही हम लोग बोलते हैं बिफोर। अब तो याद हो गया, अब तो समझ आ जाएगा कि बिफोर क्या हो गया। यदि आप भूल भी गए होंगे तो सब्जेक्ट प्लस सेल वी प्लस बी प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, है ना, ये हमारा हो जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस का बनाने का नियम। कौन सा टेंस के लिए? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के लिए। इस चीज का ध्यान रखना है। नेगेटिव सेंटेंस, अब नेगेटिव सेंटेंस में हमारा क्या होगा? तो नेगेटिव सेंटेंस हम जानते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद जस्ट नोट लगता है। क्या लगेगा? नोट लगेगा। लेकिन ये जो बी है, बी हमारा सपोर्टिंग हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब जैसा नहीं है, मेन हेल्पिंग वर्ब जैसा नहीं है। इस वजह से हमारा नेगेटिव सेंटेंस का बनाने का नियम हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब में हमारा आएगा सेल या विल, है ना, और इसके बाद नोट का प्रयोग होगा, और फिर इसके बाद बी प्रयोग होगा, और V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ये नेगेटिव सेंटेंस का बनाने का नियम होगा, और ट्रांसलेशंस का नियम होगा किसके लिए? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के लिए। अगला है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार से होगा। एक तो हेल्पिंग वर्ब की सहायता से बनाने का नियम क्या होगा? तो हेल्पिंग वर्ब को उसमें हम लोग क्या करते हैं? पहले लिखते हैं ना, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब भी लिखते हैं। तो हमारा हो जाएगा सेल या विल, है ना, सेल विल। ये अब ये सपोर्टिंग बी जो हमारा है सपोर्टिंग हेल्पिंग वर्ब है, इस वजह से हम लोग यहाँ नहीं लाएंगे, है ना। सेल विल, इसके बाद सब्जेक्ट और बी अपने जगह में रहेगा, फिर V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट और क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, इसमें हम क्वेश्चन पूछने का बोध करते हैं, इसीलिए क्वेश्चन मार्क हम ट्रांसलेशन के बाद में लगा देंगे। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा एक WH वर्ड की सहायता से भी बनता है। तो WH वर्ड की सहायता में क्या होता है? सहायता से हम लोग कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो WH वर्ड में किस सहायता से ट्रांसलेट करने के लिए जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है हेल्पिंग वर्ब, उससे पहले हम लगा देते हैं WH वर्ड। तो ये हमारा हो जाएगा WH वर्ड प्लस, है ना, सेल विल, सेल या विल, है ना, सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ क्वेश्चन मार्क हम लोग लगा देंगे। तो ये चार प्रकार का बनाने का नियम हो गया है ना। तीन प्रकार का जो सेंटेंस हम बनाने का नियम हम लोग देखते हैं, ट्रांसलेशंस का नियम देखते हैं हर एक टेंस में, है ना, वो हमारा है अफर्मेटिव सेंटेंस का बनाने का नियम, नेगेटिव सेंटेंस का बनाने का नियम, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम। तो आप पहचानने का नियम याद रखो कि यदि वाक्य के अंत में ता ते ती के साथ रहेगा, रहेगी, रहूंगा इत्यादि हो, तो वह वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आएगा। बनाने का नियम ये आप नोट कर सकते हैं ना, नोट करके रख ले। अब सवाल है कि आखिर यहाँ दो हेल्पिंग वर्ब है, दो हेल्पिंग वर्ब है, तो यदि आपने सिंपल फ्यूचर टेंस को देखा होगा तो वहां आप देखे होंगे कि आई और वी के साथ, आई और वी के साथ सेल हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है ना, और बाकी इसके बाद जो भी बचेगा उसके साथ हम विल यूज करेंगे। यू के साथ विल यूज होगा, ही सी इट नेम के साथ विल यूज होगा, दे के साथ किसका यूज होगा? विल का यूज होगा। या बस याद रखना है कि आई और वी के साथ ही सेल यूज होगा, और बाकी के साथ में विल का प्रयोग होगा। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, है ना, तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि जैसे कि वह पढ़ता रहेगा, वह पढ़ता रहेगा, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? अब सबसे पहले तो जैसे ही आपके पास कोई सेंटेंस आता है, आपको रिकॉग्नाइज करना है, आपको पहचानना है कि ये किस प्रकार का सेंटेंस है ना, कैसे पर अफर्मेटिव है, नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव है। तो देखने से पता चल रहा है कि अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव का रूल अप्लाई करेंगे। सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में पहले आएगा ही, है ना, और ही के साथ क्या यूज होगा? तो आई और वी के साथ सेल, तो बाकी के साथ विल, तो ही के साथ विल यूज होगा, है ना, ही विल, है ना, और बी, ही विल बी, इसके बाद बी लगेगा, बी तो लगना ही लगना है ना। इसके बाद यहाँ पढ़ने का काम हो रहा है, तो पढ़ने का काम इंग्लिश होता है रीड, और उसका V4 हो जाएगा रीडिंग। क्या हो जाएगा? रीडिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रीडिंग, है ना। तो हमारा हो जाएगा ही विल बी रीडिंग। क्या हो जाएगा? ही विल बी रीडिंग, है ना। वह, मैं खाता रहूंगा, मैं खाता रहूंगा, मैं खाता रहूंगा, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? सब्जेक्ट है आई, और आई के साथ क्या प्रयोग होता है हेल्पिंग वर्ब में? सेल, आई सेल बी, है ना, आई सेल बी, खाने का काम हो रहा है, तो इट का V4 क्या हो जाएगा? ईटिंग, है ना, आई सेल बी ईटिंग, है ना, आई सेल बी ईटिंग।
क्या वे लोग, अब अगला सेंटेंस हम लोग देखते हैं, क्या वे लोग खेलते रहेंगे? क्या वे लोग खेलते रहेंगे, है ना, बहुत सारे बच्चे लोग खेल रहे हैं, अब उन लोग मान ही नहीं रहा है कि हम लोग नहीं खेले सो, तो हमने सवाल रख दिया है क्या वे लोग खेलते रहेंगे, है ना, क्या वे लोग खेलते रहेंगे, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? यदि इसी को आपको इंग्लिश में बोलना हो उन लोग को तो कैसे आप बोलोगे, है ना, तो इसका हम लोग ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? तो यहाँ पर सब्जेक्ट है ना वे लोग से पहले है WH वर्ड, तो हेल्पिंग वर्ब के सहायता से ट्रांसलेट होगा, है ना, तो दे के साथ क्या यूज होगा? विल, तो क्या हो जाएगा? विल, पहले विल यूज कर लिखेंगे, विल, इसके बाद सब्जेक्ट विल दे बी, है ना, खेलने का काम हो रहा है तो खेलने का काम होता है प्ले, प्ले का बिफोर प्लेइंग, है ना, तो विल दे बी प्लेइंग, है ना, विल दे बी प्लेइंग, ये ट्रांसलेशन हो जाएगा हमारा, क्या वे लोग खेलते रहेंगे। तो ये पहचानने का नियम याद रखें और बनाने का नियम को समझें, और बाकी आप ट्रांसलेट करते रहे जहां भी, है ना, कोई भी बुक आप रेफरेंस के लिए लिख सकते हैं, या अपने मन से भी आप सेंटेंस को जनरेट कर सकते हैं और उसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं, आप गुनगुनाते रहें, आप इंग्लिश ग्रामर सीख जाएंगे। तो हमने देखा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का ग्रामर्स को, अब ग्रामर्स को पहचानने का नियम और जो हमारा बनाने का नियम है उसको याद रखें, कहीं से भी आप लोग प्रैक्टिस करते रहे। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में टेंस का नेक्स्ट फॉर्म को देखेंगे।